बिलॉव्ड स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBKYS। फाइनल अकाउंट के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट एक ऐसा एरिया है जो सिर्फ फाइनल अकाउंट में ही यूज़ नहीं होता। जो लोग अभी फाइनल अकाउंट तक के एरिया को देखे हैं वो लोग इस चीज़ को नहीं समझ सकते, लेकिन जब आप आगे जाओगे तो बहुत सारे आपको ऐसे चैप्टर मिलेंगे जहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट की यूज़ आपको दिखाई देगी। तो इस वीडियो में हम लोग फाइनल अकाउंट में बनने वाले ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में थोड़ी डिस्कशन करेंगे। उसका फॉर्मेट देखेंगे कि फॉर्मेटिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं, और इसमें हम लोग कुछ उसके एडजस्टमेंट भी देखेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट में आने वाले आइटम्स के साथ क्या क्या एडजस्टमेंट किया जा सकता है। दरअसल इसके ऊपर हमारा एक ऑलरेडी वीडियो दिया हुआ है इस चैनल में, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा था सर कि उसमें पिक्चर ब्लर आ रही है और साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दीजिए जिससे चीज़ें थोड़ी साफ साफ दिखाई दें। इस वीडियो में मैंने फॉर्मेट अलग जगह से लिया, उसमें आपको 2-4 आइटम और ज़्यादा मिलेंगे, और इसके साथ साथ लास्ट वाले वीडियो जो ट्रेडिंग अकाउंट का पिक्चर दिया गया था आपको, उसमें हमने एडजस्टमेंट डिस्कस नहीं की थी। इस वीडियो में आपको वो सारे एडजस्टमेंट भी मिलेंगे जो कि ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम्स के साथ हो सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग एक बार ट्रेडिंग अकाउंट किस तरीके से बनता है, उसमें क्या क्या फॉर्मेटिंग होती है और उस फॉर्मेटिंग के साथ क्या क्या आइटम दिखाए जाते हैं। एक ऊपर नॉर्मल फॉर्मेलिटीज़ इन द बुक्स ऑफ, आप जानते हो लिखना पड़ता है। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर इन डेट, साल का अंतिम दिन हम लोग दे देते हैं। डेबिट क्रेडिट, नॉर्मल सेंस में बताया जाता है कि डेबिट साइड में आपको सारे एक्सपेंसेस दिखाने हैं, क्रेडिट साइड में आपको सारा इनकम दिखाना है। तो इसके अंदर में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। क्रेडिट में तो आप देख रहे हो सिर्फ 2-3 आइटम ही लिखा हुआ है, जैसे 22 सेल्स करके लिखना होता है, और अगर कुछ रिटर्न आ गया जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड, तो वो हम लोग सेल्स में से लेस कर देते हैं। बाई क्लोजिंग स्टॉक करके क्लोजिंग स्टॉक जो बचा हुआ रहता है बिजनेस का साल के अंत में, वो दिखा दिया जाता है। डेबिट साइड में 2 ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, 2 परचेजेस, और परचेज में लेस जनरली होगा, जो परचेज रिटर्न रहेगा वो, या इसको हम लोग रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। इसके बाद जनरली सारे टीचर ये बताते हैं कि फैक्ट्री एक्सपेंसेस, जिसको हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस भी बोलते हैं, वो सारे के सारे एक्सपेंस आपके ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाए जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारा फॉर्मेट में 2 करके आइटम्स को एक के बाद एक लिखता है। इस फॉर्मेट में 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखकर सारा का सारा कॉमा दे देकर एक्सपेंस आपको बता दिया। आप ये सारे एक्सपेंस के बारे में जब पढ़ोगे तो आपको ज़्यादातर चीज़ें दिखेंगी कि ये सारे के सारे एक्सपेंस जनरली फैक्ट्री में होते हैं। क्या क्या एक्सपेंस है एक बार देख लें हम लोग पढ़ के। कैरियज इनवर्ड है, फ्रेट है, फ्रेट के साथ इनवर्ड लिखा है, मतलब गुड्स को मंगवाने के ऊपर अगर आप फ्राइट पे किए हो तो आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। इंपोर्ट ड्यूटी, जो हम लोग गुड्स मंगवाते हैं उस पर जो चार्जेस पे करने पड़ते हैं गवर्नमेंट को, उसको हम लोग बोलते हैं इंपोर्ट ड्यूटी। कार्टेज एंड कूली चार्जेस ऑन परचेज, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, डॉक ड्यूज एंड क्लियरिंग चार्जेस, एक्साइज ड्यूटी। ये जितनी भी ड्यूटी होती है वो इंपोर्ट वाली ड्यूटी है। मतलब आप अगर किसी बाहर वाले कंट्री से गुड्स परचेज करोगे तो उस समय आपको इंपोर्ट के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस गवर्नमेंट को पे करने पड़ते हैं ड्यूटी के रूप में, तो उसको हम लोग इंपोर्ट ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी के अंदर कंसिडर करते हैं। कस्टम ड्यूटी भी आ सकता है कहीं कहीं पर। फिर है पावर एंड फ्यूल, गैस, वाटर, वेजेज, ऑक्टोरी, कोल एंड कोक, salary of works manager, loose tools consumed, lubricants oil, freight and insurance on purchase, brokerage on purchase, production expenses, factory rent and rates, factory lighting, factory insurance, repairs to factory assets, depreciation on factory assets, works expenses, factory store consume, factory overhead and other factory expenses। जितने भी एक्सपेंस आपके डायरेक्ट नेचर के होंगे, फैक्ट्री से रिलेटेड होंगे, वो सारे के सारे यहाँ पर दिखा दिए जाएंगे।
इसके बाद जनरली हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट का आइटम जोड़ लेते हैं, जो 2 आइटम था, क्लोजिंग स्टॉक और सेल्स, और वो जोड़ने के बाद डेबिट का सारा ओपनिंग स्टॉक, परचेज और एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं। तो माइनस करके जो बैलेंसिंग फिगर बचता है वो बैलेंसिंग फिगर हम लोग दिखा देते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड बोलकर। और इन केस अगर डेबिट साइड में खर्चे ज़्यादा हो गए तो डेबिट के सारे आइटम ऐड कर लिए जाएंगे और क्रेडिट का सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया जाएगा। जो बैलेंस बचेगा वो भी पीएल में ट्रांसफ़र होगा बाय पीएल अकाउंट बोलकर, और उसको बोला जाएगा ग्रॉस लॉस ट्रांसफर्ड। ये भी बैलेंस करके ही आएगा। ये आपको टोटल करके देखना पड़ेगा। क्रेडिट साइड की टोटल अगर ज़्यादा है तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगी, और डेबिट साइड की टोटल अगर ज़्यादा है तो ग्रॉस लॉस आएगा। ठीक है, ये एक सिंपल प्रेजेंटेशन है, आप ध्यान में रखोगे ट्रेडिंग अकाउंट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें कुछ हमने कहा था कि हम लोग एडजस्टमेंट भी देखेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट में आने वाले जितने भी आइटम हैं, जनरली ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, इन सब के साथ क्या क्या एडजस्टमेंट हो सकता है। एडजस्टमेंट के लिए हमने 5 वीडियो अलग से दे रखी है, जिसमें 1 से लेकर 60 तक पार्ट वाइज पूरा एडजस्टमेंट डिस्कस किया हुआ है। आप लोग जाकर उसको देख सकते हैं, आपकी पूरी एडजस्टमेंट वहाँ पर क्लियर होती हुई दिखेगी कि कौन से आइटम को किसके साथ जाकर हम लोग फाइनल अकाउंट में एडजस्ट करते हैं। यहाँ पर हम एक ओवरव्यू देख रहे हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट में आने वाले आइटम्स के साथ क्या क्या एडजस्टमेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट लिखा है, नीचे देखिएगा, सम इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट एंड रेक्टिफिकेशन। फर्स्ट लिखा है, फॉर स्टॉक एज यूज्ड स्टेशनरी, मतलब हम लोग इसको बोलते हैं स्टेशनरी यूज्ड एज, स्टॉक यूज्ड एज स्टेशनरी, परचेज इंक्लूडिंग परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स एंड पर्सनल परचेज। जैसे आप परचेज में जोड़कर दिखा दिए हो फिक्स एसेट का परचेज, या आपने कुछ अपना गुड्स खरीदा था प्राइवेट के लिए, घर के लिए, उसको भी परचेज में जोड़ दिए हो। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, आपने कुछ गुड्स लेकर फ्री सैंपल के रूप में बांटा है। गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, आप गुड्स को निकाल कर कुछ दान दे दिए हो। अगर ये सारे चीज़ें आपको सम्स में दिखाई देती हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में या एडजस्टमेंट के रूप में, तो ये सब परचेज से माइनस किया जाएगा। यहाँ देखिए लास्ट लाइन मेंशन किया है, दीज आर टू बी डिडक्ट फ्रॉम परचेजेस। ठीक है, तो ये एक एडजस्टमेंट आपको परचेज से ट्रेडिंग अकाउंट में करनी होती है। आप इसको अगर ध्यान में रखेंगे आपको सम्स में काफ़ी मदद मिलेगी। और देखते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम के साथ क्या क्या एडजस्टमेंट हो सकता है। नंबर 2 दिया है, फॉर अनरिकॉर्डेड परचेज एंड सेल, मतलब परचेज और सेल हुआ था लेकिन आपने उसकी रिकॉर्ड नहीं की, तो इसको लिखा है टू बी एडेड विथ परचेज एंड सेल्स रेस्पेक्टिवली। आप परचेज और सेल्स में इसको जनरली क्या करोगे, ऐड कर दोगे। थर्ड नंबर पॉइंट लिखा है, फॉर सेल्स इंक्लूडिंग सेल ऑफ फिक्स एसेट्स और पर्सनल प्रॉपर्टी, मतलब सेल में आप जोड़ कर दिखा दिए हो फिक्स एसेट का सेल और पर्सनल प्रॉपर्टी का सेल। ध्यान रखिएगा, कभी कभी बच्चे के मन में आता है कि सेल तो हुआ है तो कोई भी सेल हम लोग सेल में दिखा देंगे, ऐसा नहीं है। जो सेल वर्ड है ट्रेडिंग अकाउंट में वो इंडिकेट करता है गुड्स सोल्ड, मतलब अगर आप सामान बेचते हो अपने बिजनेस का तो ही आप सेल्स में दिखाओगे। अगर कोई एसेट बेचते हो तो ये कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शन होता है, और एज पर अकाउंटिंग गाइडलाइन आप कैपिटल नेचर के सेल को नॉर्मल सेल्स के साथ जोड़कर नहीं दिखा सकते। या आपने कोई पर्सनल प्राइवेट प्रॉपर्टी सोल्ड किया तो उसको भी आप नॉर्मल सेल्स में नहीं दिखा सकते। पॉइंट नंबर 2 फिर से देखिएगा, 3 नंबर, फॉर सेल इंक्लूडिंग सेल ऑफ फिक्स एसेट और पर्सनल प्रॉपर्टी, तो इसमें लिखा है टू बी डिडक्ट फ्रॉम सेल, क्योंकि आप इसको नॉर्मल सेल्स के साथ नहीं दिखा सकते। नॉर्मल सेल्स का मतलब होता है ओनली गुड्स सोल्ड। 4 नंबर पॉइंट देखते हैं, फॉर डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप डायरेक्ट एक्सपेंस में कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखा दिए। जो लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर का मीनिंग नहीं समझते उनके लिए बता दें, कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर द बेनिफिट ऑफ विच डिराइव फॉर मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर। अगर आप किसी भी खर्चे को करके उसका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा के लिए लेते हो तो उन सारे खर्चों को हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और वो कैपिटल एक्सपेंडिचर जनरली दिखाया जाता है बैलेंस शीट में, ट्रेडिंग या पीएल में नहीं आता।
तो ये 4 नंबर पॉइंट बोल रहा है कि अगर आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कैपिटल एक्सपेंडिचर को दिखा दिए हो तो ऐसा आप नहीं कर सकते। क्या इसकी एडजस्टमेंट करेंगे हम लोग? आपको एग्जाम्पल देकर भी बताया है। कैरियज इनवर्ड इंक्लूडिंग कैरिंग कॉस्ट ऑफ प्लांट, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया प्लांट वाला। और पर्सनल एक्सपेंसेस दैट इज वेजेज इंक्लूडिंग वेजेज पेड टू हाउस होल्ड सर्वेंट। जैसे आप वेजेज में अपना घर का किसी पर्सन को पेमेंट किए थे, सर्वेंट को पेमेंट किए थे, वो जोड़कर दिखा दिए, तो ये आप डायरेक्ट एक्सपेंस में नहीं दिखा सकते। और ट्रीटमेंट क्या बताया है? दीज आर टू बी डिडक्ट फ्रॉम द रेलिवेंट डायरेक्ट एक्सपेंसेस, माने जिस एक्सपेंस के साथ ये जुड़ा हुआ रहेगा उस एक्सपेंस से इसको माइनस कर दिया जाएगा। 5 नंबर पॉइंट लिखा है फॉर आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट एक्सपेंस, ये हम लोग एडजस्टमेंट में भी पढ़े हैं। इट इज़ टू बी एडेड विद द रेलिवेंट एक्सपेंसेस। नॉर्मली आउटस्टैंडिंग क्या होता है? एक्सपेंस के साथ ऐड हो जाता है। 6 नंबर पॉइंट बता रहा है फॉर डायरेक्ट एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो अगर पेड इन एडवांस है तो लेस हो जाएगा, हम लोग एडजस्टमेंट में भी पढ़े हैं इसको। दीज आर टू बी डिडक्ट फ्रॉम द रेलिवेंट डायरेक्ट एक्सपेंसेस। 7 नंबर एडजस्टमेंट बता रहा है इफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और परचेज एडजस्टेड इज गिवन देन क्लोजिंग स्टॉक विल नॉट बी कम इन ट्रायल बैलेंस। अगर मान लीजिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ परचेज एडजस्ट करके दिया है तो फिर हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाएंगे। ये एडजस्टमेंट किस तरीके से होती है ये आपको अभी नीचे हम लोग देखेंगे कि ये एडजस्टमेंट किस तरीके से करके दिखाई जाती है। 8 नंबर पॉइंट लिखा है फॉर एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक, तो इसके बारे में एक सिंपल एडजस्टमेंट लिख दिया, इट इज़ टू बी सोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। एबनॉर्मल लॉस कुछ भी हुआ है तो इसको हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो कर देते हैं। इसकी एडजस्टमेंट भी आप लोग एडजस्टमेंट में जाओगे, सेट 1 to 5 किया हुआ है, वहाँ पर आपको डिटेल मिल जाएगा। अब देखिए एडजस्टमेंट में कुछ इक्वेशन ट्रेडिंग अकाउंट के बनते हैं, वो इक्वेशन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। छोटे छोटे लाइनें कभी कभी किसी किसी सम्स में ज़रूरत में आ जाते हैं। तो नंबर 1 एक इक्वेशन बनाया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब सम्स में अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे दिया तो क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में नहीं दिखाते, जो कि लाइन 7 नंबर पॉइंट में आपका मेंशन किया था। अब ये 7 वाला पॉइंट का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे दिखाया रहता है वो यहाँ पर इक्वेशन में बताया नंबर 1 में कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू बता दिया नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये कुछ बेसिक कैलकुलेशन बताया, ट्रेडिंग में हम लोग ऐसा जनरली नहीं लिखते या रेयरली केस में लिखते हैं, कभी कभी किसी अदर प्लेस पे इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। आपके नॉलेज में ये चीज़ होना चाहिए कि ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग नेट सेल से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करके भी निकाल सकते हैं। ग्रॉस लॉस इक्वल टू दिया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस नेट सेल्स, जहाँ पर नेट परचेज इक्वल टू टोटल परचेज माइनस रिटर्न आउटवर्ड और नेट सेल्स का मतलब है टोटल सेल्स माइनस रिटर्न इनवर्ड। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये डिस्कशन समझ में आई होगी। हम लोग नेक्स्ट एक नए डिस्कशन के साथ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।